नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे संधि के बारे में। कल हमने थोड़ी सी जानकारी संधि की दी थी। आज हम आपको संधि की पूरी जानकारी देंगे। संधि की परिभाषा क्या है, उसके कितने भेद हैं, ये बहुत जरूरी है। संधि विच्छेद और संधि दो वर्णों के, दो स्वरों के और विसर्ग के साथ जो मेल होता है, स्वर के साथ स्वर का मेल, व्यंजन के साथ स्वर का मेल, या व्यंजन और स्वरों के बीच में विसर्ग का मेल, जब वो एक वाक्य बन जाता है तो वो संधि कहलाती है। मैंने कल भी आपको बताया था कि जब दो शब्दों का मेल होता है तो वो संधि नहीं होती, दो वर्णों का मेल होता है वो संधि होती है। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है वो संधि कहलाता है, और दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन आता है वो समास होता है। तो आज हम बात करेंगे संधि के बारे में। संधि की पूरी जानकारी आज हम आपसे साझा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज संधि के बारे में। संधि संधि के तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले संधि की एक बार फिर से मैं आपको परिभाषा बता देता हूं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। दो वर्णों के मेल से, दो शब्दों के मेल से नहीं है। अगर आपने शब्द लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से। स्वर संधि के चार भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। व्यंजन का कोई भेद नहीं है, विसर्ग का कोई भेद नहीं है। स्वर संधि जहां दो स्वरों की स्वर संधि, पहले इस बात को आप समझ लीजिए। स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि में दो स्वरों के बीच में मेल होता है। जैसे पूर्व पद और उत्तर पद, दो पद होते हैं। दो पदों में जब उनका मेल होता है तो वहां पे इधर भी स्वर होता है, इधर भी स्वर होता है। जब दोनों का मेल होता है तो उसको स्वर संधि कहते हैं। अगर एक तरफ स्वर है, एक तरफ व्यंजन आ जाता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अगर एक तरफ व्यंजन है, एक तरफ विसर्ग है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये बात फिर से मैं दोहरा रहा हूं। स्वर संधि क्या होती है? जिसमें दो स्वरों का मेल होता है। उधर भी पूर्व पद के अंत में भी स्वर हो, उत्तर पद के शुरुआत में भी स्वर हो, तो स्वर होता है, उसको स्वर संधि कहते हैं। अगर पूर्व पद के अंत में स्वर है या व्यंजन है और उत्तर पद के शुरुआत में स्वर या व्यंजन है, तो व्यंजन या स्वर का जब मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और अगर विसर्ग आ जाता है, विसर्ग है, पूर्व पद के अंत में विसर्ग है, उसके बाद में आपका स्वर है या व्यंजन है, कुछ भी है, तो वो विसर्ग संधि होता है। स्वर संधि के चार भेद हैं। स्वर संधि के चार भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि में आप देखिए, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है, दीर्घ बड़ा। तो इससे साफ बात है, याद रखने की ट्रिक है ये कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अगर पूर्व पद के अंत में ए, छोटी ई या छोटा ऊ आ जाए, पूर्व पद, पहले आपको बताता हूं पूर्व पद कौन सा होता है और उत्तर पद कौन सा होता है। उदाहरण के लिए मैं यहां लिखता हूं भावार्थ, भाव जमा में अर्थ। ये देखिए, भाव जमार्थ, ये जो है ये पूर्व पद है और ये है उत्तर पद। ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। इसमें पूर्व पद के अंत में ए ई उ, ए छोटी ई छोटा ऊ आ जाए और उसका मेल ए से या आ से, बड़ी ई छोटी ई बड़ा ऊ छोटा ऊ किसी से भी हो जाए तो वो बड़ा हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर इसके अंत में ये ए आ रहे हैं, ए और सामने भी ए है, तो ये आ हो जाता है। दीर्घ संधि का यही उदाहरण है कि अगर दीर्घ संधि में ए छोटी ई छोटा ऊ, इससे परे ए आ ई उ
अगर ये आ जाएं तो वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़े हो जाते हैं। इसका अर्थ होया भाव अर्थ, भावार्थ, भावार्थ आ, ये हो जाता है। ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण था। अब हम बात करते हैं गुण संधि की। अगर पूर्व पद के अंत में, पूर्व पद, मैंने अभी आपको बता था पूर्व पद इस तरफ होता है, उत्तर पद इस तरफ होता है। पूर्व पद के अंत में ए आ ई हों। जैसे मैं आपको एक गुण संधि का उदाहरण बता रहा हूं। गुण संधि ये लिख दिया मैंने देव, देव, और सामने है आपका इंद्र, ये आपका देवेंद्र, देविंद्र। अब इसमें आप देखिए, इसके अंदर ए है, आगे ई है, यानी कि पूर्व पद में ए है, उत्तर पद में ई है। अगर पूर्व पद के अंत में ए आ का ई से मेल हो, ए आ का ई से मेल हो, तो वो ए बन जाता है। इन दोनों का जो मेल है वो ए बन जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर ऊ से मेल हो जाए, यानी कि देव के आखिर में यहाँ पे ए है पूर्व पद में, और उत्तर पद के शुरुआत में ऊ आ जाए, ऊ छोटा हो या बड़ा हो, तो वो ओ हो जाते हैं, ओ बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपका दया उर्मी, दया उर्मी, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, दया उर्मी, ये है दया उर्मी। यहां पे आ है, यहां ऊ है, तो ये ओ हो जाएगा, दयोर्मी। ये का ये ए और ऊ मिलके ओ हो जाते हैं। ये आपका गुण संधि का उदाहरण था। इससे आगे हम बात करेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ए आ का ए से मेल हो जाए, यानी पूर्व पद के अंत में ए या आ हो, उससे सामने ए या आई हो, तो आई हो जाता है। जैसे मत एक है, मत एक या एक 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 ही, एक प्लस एक, तो इसका क्या बनेगा, ए क आई की मात्रा, ये हो जाएगा एक एक। मत एक के, मत एक के, मत, मत जमा ए आधा के ये, यहाँ आई है यहाँ ए है, तो ए और ए है तो भी आई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं तय के आई की मात्रा के आधा और ये मत एक के, बाकी ऐसे का ऐसे रहेगा। अगर ओ औ के मेल से ओ औ आ जाए, इधर ए है आ है, उधर ओ या औ आ जाए, तो दोनों से औ हो जाता है, दोनों से औ हो जाता है। ये है आपका वृद्धि संधि। वृद्धि माने बढ़ोतरी, तो उसका भी बड़ा हो जाता है। यन संधि, यन संधि में ई और ए, एक तरफ पूर्व पद के अंत में ई है, सामने ए है, तो ये हो जाता है। पूर्व पद के अंत में अगर ई है और उत्तर पद के शुरुआत में ए है, तो ये हो जाता है। दूसरा, ई ऊ री, यन संधि में ई ऊ री का मेल भिन्न स्वरों से होता है, तो ई ये हो जाता है, ऊ वह हो जाता है, और री का र हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, जैसे प्रति उपकार, यन संधि का उदाहरण है प्रति उपकार।
प्रत्युपकार, यहाँ पे ई है, ई छोटी, सामने ऊ है, तो ई और सामने कोई भी ऊ है या कोई और है तो ई का ये हो जाता है, ई का ये हो जाता है, और सामने ऊ है तो ऊ हो जाएगा। इसका फिर बनेगा आपका प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, प्रति जमा उपकार, प्रत्युपकार। और अगर इसमें री आ जाए तो र हो जाता है, जैसे मातृच्छा मातृच्छा उच्चार, मात्राज्ञा मातृज्ञा, इस प्रकार से। अयादि संधि, आए नाम से पता चल रहा है, आए अयादि संधि में आए, ये देखिए अयादि, अयादि आए, अय का प्रयोग हो रहा है, अय। इसका याद रखने का तरीका है अय, जहां पे अय आ गया तो दो वर्णों के मेल से यहां अय बनेगा, अय। अयादि संधि का डेफिनेशन जो परिभाषा वो क्या है कि अयादि संधि में छोटी ए, बड़ी ए, ओ, औ का किसी भी विजातीय स्वर के साथ, अलग स्वर के साथ में मेल होने पर ए को अय, ऐ को आय में, और ओ को आओ और औ को आओ, अवि, इनमें परिवर्तन हो जाता है। अयादि संधि में अय जो शब्द लिखा है ये बताता है कि इसमें अय का प्रयोग होता है। अय का प्रयोग कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। अगर पूर्व पद के अंत में ए है, उत्तर पद के अंत में ए है, तो आपका अय बन जाता है, अय। ठीक है। दूसरा, पूर्व पद के अंत में आई है और सामने आपका आता है ए, तो आय बन जाता है, आय। और अगर पूर्व पद के अंत में ओ है और सामने ए है तो अव हो जाता है। पूर्व पद के शुरू अंत में औ है और सामने ए है तो अव। अगर पूर्व पद के अंत में औ है और सामने ई है तो अवि हो जाता है। अगर ऊ है तो अवु हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, जैसे गए जमा में अक, गए जमा अक, तो यहां पर गए और इसके साथ में है आई और सामने है ए और कै, तो ए और आई का मेल हुआ, ए आई और ए का मेल है। तो यहाँ पे मैंने पहले बताया, अभी बताता हूं। इस तरह पूर्व पद के अंत में आई है और उत्तर पद के शुरुआत में ए है, तो इनको बोलेंगे यह का हो जाएगा, आय बोले है, आय। आय जोड़ेंगे तो गा, यह कै, गायक, गई जमाक गायक। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे पो जमा अन, पौ जमा अवन, पौ जमा अन, पवन, पौ जमा अन, वहां पे अव हो जाता है, औ है, औ का उदाहरण है। और आपका है इसमें नौ जमाइक, नाविक, नाव को चलाने वाला नाविक, और भोजमाक भावुक। इस प्रकार से इसके उदाहरण हैं। ये थे आपके स्वर संधि के 5 भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में जब व्यंजन से व्यंजन का या व्यंजन से स्वर का मेल हो तो व्यंजन संधि होती है। यानी कि पूर्व पद के अंत में स्वर हो या व्यंजन हो, उसके सामने उत्तर पद के शुरुआत में आपका स्वर हो या व्यंजन हो। स्वर स्वर होंगे तो स्वर संधि, स्वर और व्यंजन अगर आमने सामने आएंगे तो उसको व्यंजन संधि कहेंगे। स्वर स्वर आएंगे तो स्वर संधि है,
स्वर और व्यंजन का मेल होगा तो उसको व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन व्यंजन का मेल होगा तो भी व्यंजन संधि होती है। उदाहरण के तौर पर मैंने कल भी बताया था कि जैसे उज्ज्वल की एक परिभाषा दी थी, आज तत्लीन की दे देते हैं। तत् जमा लीन, यहां पे ल है, यहां पे त है, दोनों का जब मेल होगा तो तल्लीन हो जाएगा। तल्लीन, तत् जमा लीन, तल्लीन। तो जहां पे स्वर स्वर की होती है वहां स्वर संधि होती है, स्वर के साथ कोई और आ जाता है, व्यंजन आ जाता है, तो वहां पे व्यंजन संधि होती है। अब विसर्ग संधि की बताते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में पूर्व पद के अंत में विसर्ग होते हैं और सामने आपके स्वर हो या व्यंजन हो, कुछ भी हो, उसको र हो जाता है और जो षटकोण वाला स होता है आधा स हो जाता है, दू वाला स हो जाता है। जैसे नि जमा में छल, नि जमा छल, तो इसका हो जाएगा निश्चल, निश्चल। अगर इसमें दूसरा उदाहरण नि जमा रोग, निरोग, निरोग, यहां पे जो आपका विसर्ग है उसका र बना, यहां पे इसका स बना। दूसरा नि जमा कपट, नि जमा कपट, निष्कपट, निष्कपट, यहां पे पेट चरा से षटकोण वाला से। तो अगर इसकी जो वो परिभाषा है वो क्या हुई, विसर्ग के बाद व्यंजन अथवा स्वर आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन आता है या विसर्ग में परिवर्तन आता है, इस बात का ध्यान रखना। विसर्ग जो ये विसर्ग लगते हैं, दो बिंदी लगती है, ये विसर्ग होते हैं। विसर्ग में परिवर्तन आता है, जहां विसर्ग में परिवर्तन आता है वहां पे विसर्ग संधि होती है। एक बार फिर से मैं आपको पूरी दोहरा देता हूं, जो आज हमने आपकी तैयारी करवाई है वो क्या क्या करवाई है, मैं इस सबको एक बार फिर से पढ़ के सुना देता हूं। संधि दो निकटतम वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से है, शब्दों के मेल से, वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से, दो निकटतम वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है संधि कहलाता है। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। और व्यंजन या व्यंजन को से या किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और थोड़ी सी जानकारी मैं आपके लिए देता हूं, बहुत आसान तरीका है। किसी भी शब्द का उच्चारण स्थान बोलने के लिए थोड़ी सी ट्रिक की आवश्यकता है। बहुत बार ये बातें पूछी जाती हैं कि क का उच्चारण स्थान क्या है, च का उच्चारण स्थान क्या है, और इस प्रकार से उच्चारण स्थान ये बहुत जरूरी है। संस्कृत में है अकु है विसर्जनीयानाम कंठ है, यानी कि ए क वर्ग क ख ग घ अंग और है। अकु है विसर्जनीयानाम कंठ, ईचु यशानाम तालव्य, ई छोटी बड़ी ई, च वर्ग ईचु यशानाम तालव्य, लरीटू लशानाम मूर्धा, ल री ट वर्ग ये सारे मूर्धा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे कोई नई जानकारी लेकर के एक नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। उम्मीद आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई और सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार प्यारे बच्चों।